नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। औपचारिकता में सिमटा निरामयम जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर। जांच के लिए भटकते रहे मरीज। मंच कार्यक्रम के समाप्त होते ही चिकित्सक हुए गायब। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पूर्ण की तैयारियां। 134 परीक्षा केंद्रों में संचालित होंगी परीक्षा। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। व्यवस्था सुधारने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और औद्योगिक नगरीकरण में हुआ संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन ने किया अनावरण। जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ की तल्ख टिप्पणियां। और अब समाचार विस्तार से। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जिला अस्पताल को बेहतर और सर्व सुविधा युक्त बनाने विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा जिला अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। कलेक्टर श्री आर्य गुरुवार की दोपहर में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर ए के जैन, कांग्रेस नेता विशाल बिसेन सहित अन्य लोग मौजूद थे। निरीक्षण करते हुए कलेक्टर श्री आर्य ने मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, आईसीयू और पेइंग वार्ड का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने जिला अस्पताल में ड्रेनेज की समस्या को ठीक करने के प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां अव्यवस्था के कारण समस्या निर्मित होती है। पहले जिला अस्पताल में अच्छी व्यवस्था देंगे, फिर कंट्रोल करेंगे। आईसीयू की हालत देखकर वे काफी निराश भी हुए। ये जब चेंज करो इसके ये भी चेंज करना है बाहर वाले कर्टन का एक बार सेकंड थॉट कर लेना डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो है ना वो हमको कर्टन के फेवर में मैं तो नहीं कर्टन तो हम वाला लगा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं ना, मतलब मैं क्लियर ग्लास कर रहा हूँ। क्लियर ग्लास का मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आपको देखो कभी अच्छी हॉस्पिटल का स्टाफ वो पेशेंट दवा तो बहुत जरूरी है, साथ में कोशिश करना। इनको कोई बुरा थोड़ी लगता है, किसी से गलत बात करने में शौक थोड़ी है, लेकिन क्या होता है ना कि देखो ऐसा माहौल में कोई रहेगा। मैडम यहाँ बैठी थी, मैडम मैं अगर आप में रहने लगा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा, मतलब सब कुछ चिल्लाऊंगा। मतलब नॉर्मल फीवर है सर, अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, तो नहीं है, बात करवा सके अभी तो 13-14 दिन मशीन्स भी है, 4 से कर नहीं सकते। जितना मेरे को समझता है दवाई जरूरी चलेंगे कैसे आए नहीं आप ना प्लान। इसके संबंध में चर्चा करने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन हुआ या नहीं, यह देखने पहुंचे थे। मरीजों को पूरी सुविधा मिले, इसके लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है। अस्पताल का निरीक्षण क्या क्या पाया था? वही जो कुछ आज से लगभग 7-8 दिन पहले मैंने कुछ निरीक्षण किया, कुछ उनको निर्देश दिए थे, उन्हें निर्देशों के फॉलोअप के लिए मैं आज आया था। कुछ चीज़ें इन्होंने पालन की, कुछ चीज़ें नहीं की, तो आज पुनः इंस्ट्रक्शन इनको दिया गया है कि वो उन चीज़ों को पालन करें और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ, साफ सफाई, अन्य सुविधा हॉस्पिटल में रोगियों को मिले। सर आईसीयू भी जगह, आईसीयू का अलग जगह विस्थापित करने की चलता है। बेसिकली पूरा हॉस्पिटल का एक प्लान बना रहे हैं, वो प्लान फ्लो के आधार पर होगा कि कब कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता होती है। वो मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, वो लोग जैसे प्लान बना के देंगे हिसाब से हम लोग शिफ्ट करेंगे। सर डॉक्टरों की कमी की बात आती है सामने अस्पताल में, इसके लिए हम लोग एक अलग से योजना बना रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, और इसके लिए एक हम लोगों को मीटिंग में भी रखी हुई है। अगले 2-3 दिन में एक मीटिंग हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। वो जो भी आएंगे और जिस तरीके से उन लोगों का सहयोग से जो हम लोग कर पाएंगे वो जिला स्तर पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आयुष्मान भारत की योजना निरामयम के अंतर्गत जिला स्तरीय स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के ट्रामा यूनिट परिसर में किया गया। इस स्वास्थ्य सेवा शिविर में आयोजन में पहुंची मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, सीएमओ डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर ए के जैन, कांग्रेस के कार्यकर्ता विशाल बिसेन सहित समस्त डॉक्टर, स्टाफ नर्स,
आशा कार्यकर्ता एवं नगर के सम्मानीय नागरिक मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिला अस्पताल को प्रदान की गई 3 एम्बुलेंस 108 को विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं में गरीबी रेखा का बंधन को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने बताया कि मुझसे मिलने जितने भी लोग आते हैं उनमें से 10 में से 7 लोग बीमारियों का प्रकरण लेकर आते हैं। बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती, तो इलाज अमीरी और गरीबी देखकर क्यों होगा। कोई व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों न हो, यदि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो गरीबी आने में 2 दिन नहीं लगता। ये योजनाएं बड़ी है और इसके क्रियान्वयन में दिक्कतें आती है, जिन्हें दूर करना हम जनप्रतिनिधियों का कार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जब मैं ट्रामा सेंटर आई थी तब मुझे एक ही बड़ी समस्या से अवगत कराया गया था, जिसकी जड़ को ही कलेक्टर साहब ने खत्म कर दिया है। और खासकर स्वास्थ्य की सुविधाओं में ये जो गरीबी रेखा के कार्ड का बंधन है, इसको खत्म कराने की जवाबदारी हमारी रहेगी। क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपसे कह रही हूं कि मुझसे मिलने जितने लोग आते हैं, सुबह जब मैं अपने घर पर लोगों से मिलती हूं तो मैं 10 लोगों से मिलूं तो उसमें से 7 लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी का प्रकरण लेके मेरे पास आते हैं, और बस 3 लोग ऐसे होते हैं जो किसी अन्य काम से आते हैं। तो एक चीज जो मैंने महसूस किया है कि बीमारी तो अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती, तो फिर इलाज अमीरी और गरीबी देखकर क्यों होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई ऐसी गंभीर बीमारी उसको हो जाए तो गरीबी आने के लिए 2 दिन नहीं लगते। और ये समस्या निश्चित रूप से, चूंकि ये योजना बहुत बड़ी है और योजना के क्रियान्वयन के बाद कौन कौन सी दिक्कतें इसमें आती हैं, उन सब दिक्कतों को अवगत कराकर, उन सब दिक्कतों को जानकर दूर करने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। और आज हम जिस ट्रामा सेंटर में खड़े हैं, इस ट्रामा सेंटर में जब मैं एक बार ऐसे ही आई थी तो बड़ी समस्या मुझे यहाँ अवगत कराई गई थी। और अभी बालाघाट के हमारे कलेक्टर दीपक आर्या जी ने मुझे बताया है कि वो जो समस्या की जड़ थी उसको ही खत्म कर दिया है उन्होंने। तो एक अच्छे सोच के साथ जब हम काम करने निकले हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि स्वास्थ्य को लेकर बीपीएल सर्वे सूची में नाम जोड़े जाने की मांग को लेकर आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर में आधा सैकड़ा से अधिक लोगों के नाम बीपीएल सूची में नहीं है, जिससे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वे मजदूरी का कार्य करते हैं। नाम बताएं। रफीक खान। तहसील में जयते जनता की आवाज़, रफीक खान। हम लोग भरवेली हीरापुर ग्राम और भरवेली ग्राम से आए हैं। काफ़ी वक्त से हम लोग जूझ रहे हैं, जैसे बीपीएल कार्ड सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण गरीब जनता इधर उधर भटक रही है। तो ये लोगों ने आए और जनता की आवाज़ से मिले कि बोले हमारे काफ़ी वर्षों से हमारे को बीपीएल सूची में नाम नहीं है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी गरीब महिलाएं बहुत सी हैं जिनको पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है बीपीएल कार्ड ना होने की वजह से। और ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिसको बीपीएल सूची में नाम ना होने की वजह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको शासन से कि गरीब लोगों का बीपीएल सर्वे सूची में नाम उनका जोड़ा जाए, उनको कार्ड दिया जाए। करीब कितने परिवार है जो इस बीपीएल से वंचित? 55 परिवार है हीरापुर ग्राम और भरवेली ग्राम से। रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम पीपरिया में सास बहू के झगड़े से एक युवक ने मिट्टी का तेल सेवन कर लिया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि दीपक माहुले 3 भाइयों में सबसे छोटा है, जो अपने माता पिता तथा पत्नी के साथ अलग रहता है और खेती किसानी करता है। बताया गया कि दीपक की मां मोतनबाई और पत्नी राजमेश्वरी के बीच घरेलू काम को लेकर आए दिन विवाद होते रहता था। इस घरेलू विवाद के चलते 28 फरवरी की सुबह 8 बजे दोनों सास बहू में काम धंधे को लेकर झगड़ा हो रहा था।
दीपक दोनों को समझाने गया, किंतु दोनों सास बहू झगड़ा करने में आमादा थे। दीपक ने मां मोतनबाई पत्नी रामेश्वरी को बहुत समझाया किंतु नहीं माने। इसी परेशानी में मानसिक तनाव में आकर दीपक ने घर में रखा चिराग का मट्टी तेल पी लिया, जिसके बाद दोनों सास बहू के बीच विवाद खत्म हो गया और दीपक को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय नए राम मंदिर में ब्राह्मण समाज के द्वारा आगामी 10 मार्च को होने जा रहे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन और विप्र शिरोमणि सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवेशन की तैयारियों के संबंध में तमाम पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। आयोजित इस बैठक में प्रमुख रूप से भोपाल से आए प्रेम नारायण अवस्थी, राजू शर्मा, हाकम सिंह, जिला प्रभारी राहुल तिवारी, पंडित नंद किशोर मिश्रा, समाज सेवी कृष्ण मिश्रा सहित सभी स्वजातीय महिला पुरुष मौजूद रहे। आयोजित बैठक के संबंध में आदित्य पंडित के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मंदिर में हम लोग का 10 मार्च को सर्व ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है भोपाल में, तो उसी की तैयारी है। तो जिसमें हम लोग शिरोमणि अवार्ड देंगे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रेम प्रकाश जी अवस्थी उपस्थित होंगे, गोपाल भार्गव जी रहेंगे, पीसी शर्मा जी रहेंगे। उसी अधिवेशन को सफल बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कौन कौन आज इस बैठक में उपस्थित हुए? आज इस बैठक में हमारे समाज के महिला मंडल के अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, सचिव संध्या दीक्षित जी, सती पुरोहित जी और राजेश पाठक जी, मैं आदित्य पंडित, अशोक भैया, सभी लोग सामाजिक लोग बैठे हैं। एक्चुअल हम लोग जो जवाबदार लोग हैं वो आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और 10 मार्च को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे भोपाल के लिए। अब भोपाल में जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें हम लोग सब सम्मिलित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत आयुष्मान भारत योजना निरामयम के अंतर्गत जिला अस्पताल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर महज औपचारिकता में निपट कर रह गया। जनसामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं सुविधाओं से अवगत कराने के अहम मकसद को लेकर आयोजित इस शिविर में सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए ग्रामीण इलाज के लिए तरसते रहे। इन लोगों को ना तो समुचित उपचार मिला और ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था की गई। मरीजों के उपचार का जिम्मा आयुष चिकित्सकों को सौंप दिया गया। वहीं शिविर को समय से पहले ही निपटा दिया गया और चिकित्सक मौका पाते ही शिविर से गायब हो गए। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अरे उधर घूम रहे हैं मरीज, कुछ उधर घूम रहे हैं खाने के लिए। इधर खाना मिल गया सबको क्या? है? खाना मिल गया क्या? कहाँ से आए हो आप लोग? तो ये दे रहे खाना, क्या कर रहे हैं? खाना दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं लोग? तो भैया खाना नहीं है क्या? खत्म हो गया क्या? अभी तो आ रहा है वैसे पैकेट ओपन। तो अभी खाना नहीं है? इतना था वो खत्म। अभी इन लोगों को मिलेगा, लाओगे? सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा। एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? तो क्या समस्या है आपको? क्या समस्या है आपको? मेरा ये चलने में तो तकलीफ होती है, कमर में ताकत नहीं है। क्या उम्र है आपकी? 70 साल हो गए। किसके साथ आए हो आप? मैं अकेले था, डॉक्टर ने भेजा तो वहाँ का। अच्छा, मिश्राम ने। अच्छा, तो यहाँ क्या चेक हुआ? कुछ एक्सरे कराया हो तो अभी देने का है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कुछ नहीं, दवाई गोली लिख देता है। मैडम ने बोला तो उन्हें एक्सरे के लिए लिखे थे,
5 बजे मिलेगा बोले। अच्छा, नहीं तो डॉक्टर ने यहाँ से कुछ लिखा ऑपरेशन कुछ बताया? गोली भर लिखा है। हो जाएगा गोली से? आराम नहीं पड़ता, 10 साल हो गए गोली खा रहा था, आराम नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, सही इलाज हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, एक्सरा में वो मैडम से बोला जब एक्सरा के लिए लिखी, नहीं तो डॉक्टर ने गोली ले लो, ठीक हो जाओगे, वापस कर दो। तो गोली से ठीक हो जाओगे बोल रहे हैं? और आयुष्मान का जो कैंप लगाए ऑपरेशन वगैरह, ऑपरेशन में कुछ नहीं बोल रहे हैं? तो आपका आयुष्मान भारत कार्ड है क्या? अभी वो नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? तो कितने बजे से आए हो आप यहाँ? मैं भी 3 बजे पहुँची बस से। जी, तो यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह हैं? नहीं जी, उठ गई समाज है। कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर मगर तो भी नहीं दिए। क्या बीमारी है आपको? ये पैर से अटक पूरा सुन्न हो जाता है। तो हाँ, करवा लो। कहाँ से आए हो आप? हम लोग हाँ, लाल बरा। तो क्या बीमारी है आपको? अब हर्निया है। तो यहाँ कितने बजे से आए हो आप? हाँ? कितने बजे आए हो? हम यहाँ पर आए अभी 3 साढ़े 3 और इसके पहले घर से आने में हमको टाइम हो गया। अच्छा, तो यहाँ चेक हुआ क्या आपका कुछ? हाँ, कोई डॉक्टर नहीं है बतलाती। तो किसी ने पर्ची अर्ची कुछ? भाई वो मिली मैडम अपने लालबरा की है, कहते हैं मैं तो पहचानता है बहू वगैरह। तो वो बोले अभी 5 बजे आएंगे डॉक्टर, तुमसे पहले मिल लो, ऐसा बोली बस, और कुछ नहीं। पर्ची वगैरह बनी? नहीं बनी हुई पर्ची वहीं की आई है, तुम्हारे क्या बोलता लालबरा अस्पताल कुछ पे लिख भर दिए, बस हो गए। बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं? यहाँ कुछ नहीं। अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हो आप? हाँ बस। तो नहीं तो बोले कि यहाँ से पता चलेगा कि कहाँ आपको जाना है, कौन सा अस्पताल मिलेगा? प्रॉब्लम क्या है? वो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उसके लिए पहले MRI भी कराना पड़ेगा। तो चेकअप कराए हो? वो प्राइवेट में कराए थे पहले। प्राइवेट में कहाँ? जबलपुर। ये सिर्फ ये जो वहाँ जो मैडम लोग बैठे हैं वो लोग यहाँ कार्ड बना नहीं भेज रहे हैं क्या बस? क्यों सर, ये जो रिफर जो लिख रहे हैं तो यहाँ कार्ड बनाने भेज रहे हैं बस? हाँ, यहाँ पर कार्ड बना नहीं भेज रहे। बाकी तो आप अगर कार्ड बन गया है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो जहाँ पर ही पंजीकृत है। नहीं, पर पता अपने जैसे बालाघाट में MRI कहाँ पे हो जाएगा अपना निःशुल्क? नहीं होता, बालाघाट में कोई हॉस्पिटल नहीं है। MRI कहीं निःशुल्क नहीं होगा। फिर कहाँ जाएंगे अपन? ये मतलब अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने को कहाँ के अस्पताल में जाना है? इसमें इलाज होता है जी, टेस्ट का नहीं है। नहीं तो MRI क्या टेस्ट है? पर इलाज कर जो करेगा वो टेस्ट करके ही तो करेगा इलाज। टेस्ट अलग चीज़ होती है, डायग्नोसिस, और इलाज अलग चीज़ होता है। इलाज मतलब आपका ऑपरेशन होगा कि क्या होगा, हाँ। वो चीज़ें हैं वो फ्री हो जाएगी। अच्छा, ये तो अभी किसको दिखा दें? जहाँ आप चेकअप कराना चाहो करा सकते हैं। यहाँ नहीं है, वहाँ डॉक्टर वो आयुष चिकित्सक थे, उनने तो ये लिख दिया आयुष। उन्हीं से पूछिएगा, उन्हीं ने तो यहाँ भेजे, वो बता देंगे बोले कौन सा अस्पताल में जाना है। अस्पताल की एक बार ये बाजू में लिस्ट है, ये वाले दीवार में देख सकते हो, तो देख लो, करवा सकते हो। वहीं इस मामले में CMHO मनोज पांडे का कहना है कि शिविर व्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया था। नगर के गोंदिया रोड स्थित गुलमोहर इन होटल परिसर में जिला पटवारी संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हेना कावरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनका पटवारी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गिरधारी भगत ने पटवारियों को होने वाली समस्याओं को रखा। हम कुछ अपनी समस्या में भी रखना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पास में पटवारी के समक्ष बहुत मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं हैं। पहली बात तो नंबर 1, जो बहुत ही मध्य प्रदेश का पूरा पटवारी जगत, और पटवारी जगत नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है आपका सम्मान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कृषकों के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने जो वेब GIS सॉफ्टवेयर लागू किया है इतना विसंगतिपूर्ण है कि उसको वास्तव में कृषकों के ऊपर या किसानों के ऊपर, पटवारी के ऊपर थोपा गया माना जाना चाहिए। नंबर 1।
हमारे मध्य प्रदेश में देखिए पूरी जो सरकार है वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और मध्य प्रदेश की जनता जहां 70-80% किसान निवास कर रहे हो, तो किसान की समस्या को नजरअंदाज करना मैं उचित नहीं समझता। इसीलिए वेब जीआईएस लागू करने के पहले यदि आप मध्य प्रदेश में बंदोबस्त लागू करवा दें, तो मैं समझता हूं कि जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं उसमें 80 से 90% केस स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बंदोबस्त लागू करने या पुनर्बंदोबस्त की जो व्यवस्था होती है हर 30 साल में होती है, बंदोबस्त की जो व्यवस्था होती है हर 30 साल में होती है, लेकिन बालाघाट जिले में केवल 1914-15 के बाद में 105 साल गुजर जाने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में बंदोबस्त नहीं हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा दीदी, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा क्योंकि किसानों से संबंधित है। मैं यही बात पर आने वाला था कि हम धन्य हुए जो हमारी बात को आपने ध्यान रखकर मेरी चर्चा भी हुई थी फोन के माध्यम से, और आप ही ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बंदोबस्त का मुद्दा उठाया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत 1 मार्च से बोर्ड परीक्षा का आगाज होने जा रहा है। जहां एक और छात्र इस परीक्षा की तैयारियों को लेकर तन्मयता से जुटे हुए हैं, वहीं शिक्षा विभाग ने भी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। जिले में उपलब्ध हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को निर्धारित मापदंडानुसार कुल 134 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल के 134 एवं हायर सेकेंडरी के 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आदिवासी विकास विभाग के 36 परीक्षा केंद्र व स्कूल शिक्षा विभाग के 98 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल में कुल 30,876 परीक्षार्थी एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में कुल 20,382 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के स्वाध्याय परीक्षार्थी 2,677 एवं हायर सेकेंडरी के स्वाध्याय परीक्षार्थी 3,778 सम्मिलित हो रहे हैं। शुक्रवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कक्षा 10वीं के परीक्षार्थी संस्कृत विषय का पर्चा हल करेंगे। यह परीक्षा प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे संपन्न होगी। 10वीं 12वीं मिला के 565 बच्चे टोटल स्वाध्याय परीक्षा। हाँ, टोटल स्वाध्याय परीक्षार्थियों का केंद्र है। अच्छा सर, एक चीज़ सामने देखने में आई है कि जैसे कल एग्जाम है लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो किसकी लापरवाही मानते हैं? स्वाध्यायी के एडमिट कार्ड तो जहाँ से इन्होंने जिन कियोस्क के माध्यम से अपने फॉर्म भरे थे उसी कियोस्क के माध्यम से कंप्यूटर से ही निकालने होते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर काफ़ी बच्चे या फिर समन्वयक संस्था के माध्यम से जो फॉरवर्डिंग सेंटर है उनके माध्यम से उनको मिल पाएंगे। यहाँ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो एडमिट कार्ड के लिए भटक रहे हैं। नहीं तो उन बच्चों को एक्चुअली मतलब मैं तो नहीं बता पाऊँगा, पर ये मेरी सलाह ये होगी कि जहाँ से उन्होंने अपने प्राइवेट के फॉर्म फॉरवर्ड करवाए थे उन संस्थाओं से वो संपर्क करें तो निश्चित उनको वहाँ से मदद भी मिल जाएगी और शायद उनके प्रवेश पत्र वहाँ होंगे भी तो उनको मिल जाएंगे। नगरीय क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार देने वाली योजना के तहत नगर पालिका परिषद में पंजीकृत युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत प्रथम चरण में युवाओं को 10 दिनों तक नगर पालिका की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा, जिसके उपरांत उन्हें 90 दिनों तक 4 घंटे प्रशिक्षण और 4 घंटे कर वसूली का कार्य कराया जाएगा, जिसको लेकर बेरोजगार युवक युवतियों में पंजीयन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेरा नाम चंदन कुमार प्रजापति, सिटी मिशन मैनेजर नगर पालिका बालाघाट। सर, ये युवा स्वाभिमान योजना जो प्रारंभ की गई है, ये युवा स्वाभिमान योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के माध्यम से स्टार्ट की गई है, जिसका कुछ दिनों पहले अभी इनॉग्रेशन हुआ था। उसमें जो अपने नगरीय क्षेत्र के 21 से 30 साल के युवक युवतियाँ हैं, उनको जो बेरोजगार हैं, जिनको किसी प्रकार कार्य नहीं मिल पा नगर पालिका क्षेत्र में, तो उनको 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें प्रथम 10 दिनों में वो नगर पालिका में आकर नगर पालिका कार्य को समझेंगे, उनके कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। अच्छा, प्रशिक्षण होगा पहले? नहीं, पहले नगर पालिका को जो हमारे यहाँ के कार्यप्रणाली ही हमारे ऑफिसर्स हैं उनको इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो 90 दिन बचते हैं हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जांपल ITI हो गई या जो प्राइवेट सेक्टर्स के हमारे ट्रेनिंग पार्टनर NSDC पार्टनर्स हो गए, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। और फिर जो 4 घंटे पहले वहाँ वो इन्वेस्ट करके ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद पार्टली वो यहाँ पे 4 घंटे के लिए आएंगे, तो जो काम उन्होंने अभी सीखा है
उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे कराना है। उनके माध्यम से नगर पालिका की रेवेन्यू जनरेट करानी है। जैसे एग्जांपल के लिए जल कर की वसूली करानी है, संपत्ति कर की वसूली करानी है, दखत रिलीज हो गए उनका सर्वे कराना है। तो अदर जो एक्टिविटीज़ है नगर पालिका जिसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट होकर आती है उसमें हमें इन्हेंसमेंट करना है। अच्छा, अब तक कितने लोगों का पंजीयन? अभी नगर पालिका परिषद बालाघाट में तकरीबन 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बोर्डिंग हो चुकी है और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलते जा रही है और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों का प्रशिक्षण नगर पालिका में 10 दिनों का चालू हो गया है। जिले भर में विभिन्न जगह बनाए गए धान खरीदी केंद्रों में से कई केंद्र हैं जहां टोकन के आधार पर खरीदी गई धान का अब तक परिवहन नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोर्टल खुलने के बाद ही टोकन के आधार पर खरीदी गई धान की एंट्री पोर्टल में की जाएगी। एंट्री होने पर ही शासन को पता चलेगा कि किस केंद्र में कितनी धान डंप पड़ी है, जिसके आधार पर परिवहनकर्ताओं को टोकन नंबर जारी किए जाएंगे, जिसके बाद धान का परिवहन होगा। इसके बाद ही किसानों के खातों में धान का भुगतान आएगा। लेकिन परिवहन में हो रही इस लेट लतीफी का खामियाजा अब उपार्जन केंद्रों के किसानों को भुगतना पड़ रहा है और वे भुगतान के लिए रोजाना ही उपार्जन केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं लग रहा है, जिसको लेकर समनापुर उपार्जन केंद्र के किसानों ने 4 दिन बाद धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रीतम सिंह सरोते और शेख मुयोनुद्दीन ने बताया कि उपार्जन केंद्र पर धान बेचे लंबा समय बीत गया है, बावजूद इसके भी उनके खातों में अब तक भुगतान की राशि नहीं आई है। काका जी, अपना नाम बताइए। प्रीतम सिंह सरोते। कहाँ रहते हैं? मगरदरा। काय के लिए आए थे आज सोसाइटी? धान के पैसे के लिए, पर्ची नहीं बनाए। कब से बेचे धान? कहाँ जी, 22 तारीख। कितना बेचे थे? है 140 बोरे। कितने का हुआ था धान? 1 लाख कुछ नहीं, 1 लाख का। तो कब से परेशान हो रहे हैं आप पैसों के लिए? हाँ जी, अब देखो ना 25 तारीख के साल जो 28 तारीख हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? पर्ची नहीं बना है। क्यों नहीं बना रहे? क्या वजह बता रहे हैं? क्या बताऊँ, क्या वजह बता रहे हैं? तो नहीं बना है, नहीं बना है। आप जैसे रोजाना चक्कर काट रहे थे तो अति आवश्यकता थी क्या पैसों की? हो ना जी, क्या जरूरत थी? जी अभी शादी विधि है तो अब जाना ही पड़ेगा रिश्तेदारों में। तो क्या बोलते, कब देंगे बोलते हैं? नहीं मिलता है, नहीं अभी जब तक कि ऊपर से नहीं। अच्छा, लास्ट में आपने धान दिए थे क्या? हाँ जी, 24 तारीख टोकन में? 23 तारीख टोकन में। तो आपकी धान उठी कि नहीं उठी है? मालूम नहीं उठी कि नहीं। अब तो मैं क्या बताऊँ, नापने को तो नाप लिए जाए, उठ गए। परेशान होना पड़ रहा है। परेशान होना पड़ता है। शेख मोइनुद्दीन। अच्छा, कब धान बेचे थे आपने यहाँ पे? 10 जनवरी। 10 जनवरी लास्ट समय पे? नहीं हाँ, 10 जनवरी बहुत 10 जनवरी पहले। तो पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है। कितना है? 63,700 रुपये करीब। क्या बोलते हैं? 10 तारीख के बाद ही डलेगा बोल रहे हैं। तो डला कि नहीं डला? सुनने में आ रहा है, जो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं डल रहा होगा? अच्छा, इसी बार लेट हुआ या पहले भी ऐसा लेट हो रहा है? पहली बार। नहीं, पहली बार लेट हो रहा है। क्या लगता है किसकी गलती होगी, क्यों नहीं डल रहा है पैसा? अब इसमें क्या कह दें किसकी गलती है, पता नहीं सर। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान समाज सेवी त्रिलोक सुलाखे ने 4 दिनों तक समस्या का समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात धान इसलिए नहीं उठ पाया है कि यहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग का जिसका टेंडर है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने उससे कहीं ना कहीं कमीशन ले लिया है, जिसके पास उसके पास जो है व्यवस्थित रूप से पर्याप्त मात्रा में गाड़ियाँ नहीं है, जिस कारण ट्रांसपोर्टिंग का काम रुका हुआ है। अब वो उसके पास 2 या 4 गाड़ी सुनने को मिली है, तो 4-5 गाड़ी में यह समनापुर ही लगा देगा। क्या वजह से अभी तक धान नहीं उठ पाया है, क्या लग रहा है आपको? मेन वजह तो ट्रांसपोर्टिंग है। अच्छा, ये कब से नहीं उठा? यहाँ कितने दिन होगा कि यहाँ से परिवहन नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ नॉलेज? यहाँ कम से कम 20 दिन हो गया अभी जो परिवहन किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। तो ये इन लोग क्या बोलते हैं सोसाइटी वाले? उनसे पूछे होंगे आप लोगों ने? सोसाइटी वाले से पूछे तो बोले ऊपर से गाड़ी नहीं आ रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कर्मचारी तो नहीं है, उनसे पूछा मैं, तो वही बोला उन्होंने कि ऊपर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, क्या कर ले हम। अच्छा, ये बताएं, कुछ और बात तो नहीं है? जैसे टोकन सिस्टम हो गया, टोकन में रोक रख दिया गया है? नहीं, देखो यहाँ पर टोकन जो है ना, टोकन 191 किसानों को टोकन दिया गया था। वो टोकन के माध्यम से उनकी धान अभी तक पोर्टल में नहीं चढ़ी हुई है। यही वजह लगती है? मतलब तो किसकी गलती लग रही है आपको अभी तक? यहाँ टोटल जो प्रबंधक है और जो मुख्य प्रभारी है, जो पूरे ज़िले की वो देखते हैं सोसाइटी, उनके द्वारा ये जानकारी हमें लगी थी। कोई तो भी प्रॉब्लम बताया था उन्होंने। अच्छा, ये बता, अभी तक किसी किसानों को इस सोसाइटी के कोई किसानों को पैसा मिला है कि नहीं मिला अभी तक?
कुछ यानी 25% लोगों को पैसा मिला, बाकी किसी को नहीं मिला यहाँ पर पैसा। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अब ऐसा है कि शादी ब्याह चालू हो गए, सब कहीं ना कहीं दहेज देना, ये देना है, किसी के पूरे परिवार में शादी है। अब अगर 4 दिन के अंदर वो नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो जो केंद्र है और जो अधिकारी है, जो मुख्य अधिकारी, इनके खिलाफ हम वहाँ धरने पर बैठेंगे। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पूर्व कृषि मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को आड़े हाथ लेते हुए दोनों को नाकाम बताया है। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में घोटी सोसाइटी में पिछले दिनों गया था, सैकड़ों ट्रक धान वहाँ पड़ी है। ये हालात बालाघाट जिले के लगभग सभी उन खरीदी केंद्रों की जहाँ पे धान तो खरीद ली गई, तौल ली गई, लेकिन उसका परिवहन नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो कठिनाई हो रहा है किसान को हो रहा है कि तौलने के बाद परिवहन होकर जब उनके वेयर हाउस में धान जमा होगी और जब कंप्यूटर में वो लोड होगा तब उनके खाते में पैसा आएगा। दूसरा जो बरसात का सीजन है, सीजन तो नहीं कह सकते लेकिन मौसम है, इसमें बरसात हो जाती है कभी भी, और विशेष तौर से शिवरात्रि में तो पानी आता ही। पिछले दिनों बरसात हुई, काफी धान बर्बाद हुई, तो अनाज की बर्बादी भी। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी आए थे जिनके जिम्मे परिवहन का काम है। अब वो कल कलेक्टर ने बैठक लिए, वो कैसी बैठक लेते हैं, उनकी क्या व्यवस्था होती है और जिले का प्रशासन क्या व्यवस्था देता है, ये तो मेरे समझ से परे है। फिर मैं इतना कह सकता हूँ कि पिछले दिनों 25 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान जब आए तो हनुमान चौक की जो ब्रांच है सेवा सहकारी समिति हमारी बालाघाट जिसको हम कहते हैं, उसकी जो बालाघाट ब्रांच, वहाँ पर सैकड़ों किसान रोज़ परेशान हो रहे हैं। तो एक तौर से धान तो इस सरकार ने खरीद लिया, लेकिन इनके पास देने के लिए पैसा नहीं। कभी कहते हैं कि इनको बैंक की लिमिट नहीं मिली, कभी कहते हैं पैसा नहीं आया। तो इससे किसान को क्या लेना देना? आपने नवंबर में धान लिया, दिसंबर में धान लिया, और धान खरीदने की तिथि निकले कई दिन हो गए, 25 दिसंबर को तिथि समाप्त हो गई। वो ये भी सामने देखा। अब ये जनवरी गया, फरवरी गया, अब कब देंगे पैसा भाई? गलती किसकी मानते हैं, कलेक्टर की या जिला प्रशासन की भी गलती है? पूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होती है। यहाँ का जिला प्रशासन असफल हो गया, मध्य प्रदेश शासन असफल हो गया। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके पास में कोई व्यवस्था का प्रबंध नहीं। नगर पालिका परिषद में गुरुवार को वर्ष 2019-20 के लिए आय व्यय का लेखा बजट पेश किया जाना है, जिसको लेकर नगर पालिका में परिषद की बैठक बुलाई गई। लेकिन बजट और प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के पहले ही यह बैठक रविवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि आयोजित इस बैठक में 80 से 90 एजेंडे रखे गए थे। साथ ही जनहित के कार्यों के लिए वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया जाना था। लेकिन जैसे ही यह बैठक शुरू हुई, वैसे ही वार्ड नंबर 5 के पार्षद रामभाव पंचेश्वर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े की अनुपस्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए इस आवश्यक बजट को स्थगित करने की बात कह दी, जिसका समर्थन करते हुए वार्ड नंबर 13 के पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने भी सीएमओ की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए इस बैठक को स्थगित करने और बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव और बजट को 2 अलग-अलग दिन रखने की बात कही, जिसका सभी पार्षदों ने एक स्वर में समर्थन भी किया। जिसे देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने सीएमओ के उपस्थिति में रविवार को बजट पेश करने की बात कही, जिस पर सभी सहमत हो गए। जिसमें बजट भी शामिल है और हमारी बैठक 3 बजे से बुलाई गई है। और ये नियम है कि कोई भी संवैधानिक संस्था अगर बजट की बैठक बुलाती है तो वो 11 बजे से प्रारंभ होती है, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो नगर निगमों के अंदर हो। हम 2 घंटे में इतनी बड़ी बैठक तो संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि बजट को छोड़ के बाकी 118 विषयों पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। और इसमें अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप उनको संरक्षण दें, क्योंकि ये पार्षद प्रतिनिधि जो बैठे हैं सारे के सारे, ये आपके सहित पूरी जनता के प्रति जिम्मेदार है। और ये पूरे पार्षद आपसे संरक्षण चाहते हैं कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिस समय बैठक में मौजूद रहेगा, क्योंकि ये हमारे सत्र की अंतिम बजट बैठक है और इसमें सीधा जवाब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से ही लेना है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप समस्त पार्षदों को संरक्षण देते हुए या तो आज की बैठक को स्थगित करें और कल से अगर बैठक को प्रारंभ करते तो 2 दिवसीय बैठक रखें, एक दिन एजेंडे पर चर्चा करें और अगले दिन पूरे बजट पर चर्चा करें। पार्षद आप संरक्षण दें ताकि हम ये बजट पर चर्चा कर सके और एजेंडे पर चर्चा कर सके। जिन विभागवार प्रभारियों ने इन सब सारी चीजों को तैयार किया है, आज बजट पे कर लो या फिर कल बजट पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर पूरे विषय अध्यक्ष सारे जो विषय बिना सीएम की उपस्थिति के संपन्न
हमारे संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। सीएमओ साहब कब तक आएंगे? 11 बजे से कर 11 बजे से कर दीजिए। 11 बजे से तो मैं चाहता हूँ कि बैठक स्थगित होने के बाद उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन धारण कर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। शांति शांति शांति। भारत माता की जय। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि सीएमओ इसके पूर्व 2 बैठकों से नदारद रह चुके हैं, जबकि बजट के संदर्भ में पार्षदों को उनसे चर्चा करनी थी, जिसको लेकर पार्षदों द्वारा आपत्ति जताई गई है। सर, बैठक जैसी ही स्टार्ट हो रही थी, आपने विरोध किया कि बैठक में सीएमओ साहब नहीं है। अच्छा, क्या विरोध था, क्यों विरोध किया था आपने? विरोध कुछ नहीं है। जैसे हमारे माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक हमारे नगर पालिका परिषद के सचिव के रूप में और मजबूत हमारे सरकारी कर्मचारी के माध्यम से एक कलेक्टर के आदेश अनुसार भी और माना जाता है, कलेक्टर रेंज के होते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। लेकिन इससे दो बैठक हो गई, माननीय हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे। कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार वहाँ कोई उनका कार्यक्रम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे आखिरी बैठक है नगर पालिका की बजट की 2 अरब 56 करोड़ कुछ रुपए का, तो हम चाहते हैं कि उनसे हम बारीक बारीक जानकारियाँ लें। तो हमेशा अगर से वो नदारत रहे बैठक से तो ये अच्छी बात नहीं, ताकि सारे पार्षद आज 4 साल होने जा रहा है, 5वां साल बीत रहा है, ताकि हम थोड़े बहुत बचत वाले जो काम है हमारे छोटे छोटे वार्ड के वो तो कर पाएँ। इसलिए हमने इस बैठक को निरस्त करने की मांग की और निरस्त सभी पार्षदों के द्वारा भी किया गया है, ताकि आने वाले समय में अगली बैठक 3 तारीख को है। तो क्या उसमें आपके क्या मुद्दे रखे जाएंगे? उसमें मुद्दे वही है जो एजेंडे हैं, उन मुद्दे पे हम बात रखेंगे। कमी बीसी होंगी, उस कमी बीसी को भी सामने लाएंगे। यदि कमी बीसी नहीं हुई तो फिर स्थगित होंगी बैठक, ताकि पूरे जितने भी एजेंडे आज तक बजट के। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने आय व्यय व बजट संबंधी चर्चा करते हुए रविवार को सुबह 11 बजे बजट पेश किए जाने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बजट में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स नहीं जोड़ा गया है और रविवार को पेश होने वाला यह बजट आम लोगों को राहत देने वाला साबित होगा। सर, ये देखा गया कि नगर पालिका सीएमओ साहब न होने के कारण पूरे पार्षदों ने विरोध किया था बैठक का। नहीं, बैठक का विरोध नहीं करे, उनका कहना है कि सीएमओ साहब नहीं है तो और ये एजेंडे पे अधिक है तो बैठक को बढ़ा दिया जाए। तो हमने ठीक है, सबकी राय तो बैठक को बढ़ा दिए, रविवार के दिन 11 बजे से बैठक रखेंगे। उनका ये भी आरोप लगाया उन्होंने कि 2-3 बैठकें हो गई लेकिन सीएमओ साहब नहीं बैठते। नहीं, देखिए, सीएमओ साहब को कल उनको मैसेज आया दिन में कि आपको आज भोपाल में निर्वाचन की बैठक में रहना है, तो वो तत्काल रात में निकल गए। अब देखिए, हमें पहले भी बैठकें होती रही, सीएमओ बैठक में रहे नहीं रहे ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन सब पार्षदों की इच्छा है कि सीएमओ आखिरी हमारी बजट की बैठक का सीएमओ रहें तो अच्छा रहेगा करके, तो हमने बोला ठीक है, सीएमओ को भी रहने देंगे। कितने एजेंडों पर चर्चा होनी थी? ये इस बार लगभग 80-90 एजेंडे हैं चर्चा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी बाद में। हम कोई प्रस्ताव को हमके अति आवश्यक प्रस्ताव थे जिसमें कि जनहित के, तो उसको पास करवाना भी जरूरी था, नहीं तो सभी काम रुक जाएंगे जनहित के काम। इस कारण हमने दो की जगह 3 तारीख को हमने बैठक। और कितने का बजट पेश? बजट लगभग 256 करोड़ 55 लाख 20,729 रुपये का बजट की हमारी आय है, और जो बजट है कुल व्यय वो है 255 करोड़ 75 लाख 77,236 रुपये। इस प्रकार का हमारा बजट है, और इसमें अनुमानित बचत है हमारी
79,43,493 रुपये का। हमने बजट में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया, किसी प्रकार की जनता को कोई बोझ नहीं डाला है। औद्योगिक नगरी गर्रा में आज रविदासिया समाज द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन के कर कमलों से संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने अपने उद्बोधन में क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन को आड़े हाथों लेते हुए तलखट टिप्पणियां की, जो कि जनचर्चा का विषय रही। वैभव बिसेन ने स्पष्ट कहा कि भाजपाई हजम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रदेश में अब भाजपा की सरकार नहीं रही। क्षेत्रीय विधायक श्री बिसेन कांग्रेसी नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अब गौरीशंकर बिसेन ने किसी भी कांग्रेसी नेता के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की तो ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि वैभव बिसेन ने गौरीशंकर बिसेन के विरुद्ध ऐसी तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैभव बिसेन ने श्री बिसेन को खुला चैलेंज तक दे डाला है। इतना ही नहीं, अपने उद्बोधन में वैभव बिसेन ने असंसदीय, अमर्यादित और अशोभनीय भाषण तक का इस्तेमाल कर दिया है, जो क्षेत्रीय विधायक के प्रति उनके आक्रोश को प्रदर्शित करता है। पूर्व मंत्री और भाजपा के कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है, वो भूल ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी सरकार हम नहीं रह गई। अनर्गल बातें, वरिष्ठ नेताओं के बारे में बड़े बोल, हमारे वर्तमान यहाँ के विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा अनर्गल तरीके से हमारे माननीय गुड्डा जायसवाल जी, मेरी बड़ी बहन माननीय हिना कावरे जी, इनके बारे में अनर्गल बोला जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि बाजू में ही उनका मकान है गौरीशंकर जी का, शायद मेरी आवाज उन तक चली जाए, क्योंकि वैसे तो वो कान के बहरे हैं, फिर भी अगर सुन ले तो उन तक चली जाए कि बाबा संत रविदास के यहाँ पे मंच पे खड़ा हूँ और रविदास बाबा के साथ, उनको मानने वालों के साथ मेरा बचपना बीता है। चप्पल जूते मुझे भी सिलते आते हैं। गौरीशंकर बिसेन से अगर किसी भी कांग्रेस के खिलाफ तूने कुछ बोला, और उस गौरीशंकर बिसेन बहरे विधायक को यह सूचित कर दिया जाए कि वैभव बिसेन तेरे सामने ललकारने के लिए मैदान में खड़ा है। आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, देख लेंगे किसके बाजुओं में कितना जोर है। उस बदतमीज विधायक को यह नहीं समझता कि कलेक्टर से कैसे बात करना है, एक आम आदमी से कैसे बात करना है, कैबिनेट मंत्री के बारे में क्या कहना है, तो उसको क्या समझेगा कि जनता की समस्या क्या है। गौरीशंकर बिसेन के यहाँ पे जो बोरिंग लगी हुई है, उसका पानी गरीब लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता, बताइए आप लोग। और हमारे द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से बोरिंग करा के गरीबों को पानी दिया जाता है। ये फर्क है कांग्रेस पर भाजपा। गौरीशंकर बिसेन कहता है कि जायसवाल की तो पार्टी नहीं है, वो हमारे घर का मामला है। गौरीशंकर बिसेन, कांग्रेस परिवार से दूर रहो, अन्य खाने के लिए तैयार रहो। रविदास बाबा के मन से कहना चाहता हूँ कि अपनी सरकार अब ये मत समझना कि तुम्हारी है, ये सरकार जनता की है, ये अदालत अब जनता की है। यहाँ जनता फैसला करेगी। जो कमलनाथ कहेंगे वो होगा, जो गौरीशंकर कहेगा वो नहीं होगा। बोलिए जय जय कमलनाथ, बोलिए जय जय कमलनाथ। और रविदास बाबा के इस मंच से एक और घोषणा करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्टील का कोई फर्नीचर नहीं, मैं सीधे के सीधे स्लैब डलवाऊंगा, जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। और ये मेरी घोषणा नहीं है, क्योंकि हम घोषणा नहीं करते हैं शिवराज चौहान या गौरीशंकर, हम वचन देते हैं और वचन को पूरा करते हैं। जो सामने दिख रहा है ये वचन था वैभव बिसेन का, और 365 दिन के अंदर वैभव बिसेन ने अपना वचन पूरा करके दिखाया। ये वचन गौरीशंकर बिसेन ने 30 साल पहले दिया था, आज तक पूरा करके दिखाया। मैंने 365 दिन में पूरा करके दिखाया है। वहीं विशाल बिसेन ने कहा कि जनपद सदस्य वैभव बिसेन, पूर्व सरपंच श्री बारेकर और रविदासिया समाज के नागरिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं के सार्थक प्रयासों से संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा की स्थापना हो पाई है, जो कि गांव के लिए गर्व की बात है। इस ग्राम गर्रा में आज हमारे आपके क्षेत्र के लाडले जनपद सदस्य वैभव बिसेन के अथक प्रयासों से हमारे दोनों पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं, आदरणीय लालदास जी और आदरणीय बालक जी, उन दोनों के अभूतपूर्व प्रयासों से आज हमारे गांव में संत शिरोमणि की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे पूरे गांव के लिए, पूरे जिले के लिए गौरव की बात है, पूरे गर्रा के लिए गौरव की बात है। आज इस मूर्ति का अनावरण जो हुआ है, ये पूरा संदेश आपके समाज में, अन्य समाज में, और जो भी संत शिरोमणि को मानने वाले लोग हैं उन सब में एक सकारात्मक संदेश पूरे जिले में जाएगा। मैं इस सेवा भाव को करने वाले जिस भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी इस काम में योगदान है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसको बहुत बहुत नमन करता हूँ। यहाँ से जो भी कोई गुजरेगा, ये हाईवे है हमारा, यहाँ से जब भी कोई गुजरेगा, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, संत की मूर्ति को देख के कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा जरूर मिलेगी। इतने अच्छे स्थान पर इस मूर्ति की स्थापना हुई है, ये भी हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है।
यहाँ मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि रविदास महाराज जी को संत शिरोमणि का दर्जा इसलिए दिया गया था कि उन्होंने जिस समाज की स्थापना की उस समाज में कोई व्यक्ति। वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में गुरुवार को मुख्यमंत्री जय किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें वारासिवनी विकास खंड से पहुंचे किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा ने 14 वर्षों में किसानों को ठगने का काम किया है, लेकिन किसानों ने अपने वादों को पूरा किया है। हमारे जिले में लगभग 87,000 किसानों का 215 करोड़ रुपया, जो चाहे हमारा चालू ऋण हो अथवा कालातीत ऋण हो, ये हमारे 215 करोड़ रुपया का कर्जा इस सरकार ने समाप्त करने का ऐलान किया है और उसके चलते आज तक 40,000 किसानों का लगभग 100 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो चुका है। कितना? 100 करोड़ रुपया 40,000 किसानों का। शेष हमारे जो किसान बचे हैं वो प्रक्रिया भी लगातार चल रही, जैसे हमारे अधिकारी ने बताया कि इतनी भारी संख्या में पूरे प्रदेश में 56 लाख किसानों का कर्जा माफ होना है और इस प्रक्रिया में तकनीकी रूप से लिखा पढ़ी में हर जगह समय लगता है, सबका आंकड़ा इकट्ठा करना, और ये दिशा रात दिन हमारे अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री लगातार मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं और आज इस स्थिति में हम लोग पहुंचे। ये जो अवसर था ये क्यों हुआ है? माननीय राहुल गांधी ने जो घोषणा की थी मंदसौर में कि जब हमारे प्रदेश का किसान अपनी मांग लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने बात रखने गया था और आपने देखा उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और बल्कि बाद में गोली चली और 8 किसान हमारे मारे गए। उस समय माननीय राहुल गांधी ने समीक्षा किया कि आज पूरे मध्य प्रदेश में किसान लगातार आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पिछले 8 वर्षों में जितने आंदोलन किसानों के हुए, बड़े बड़े आंदोलन, इतने आंदोलन किसी भी सरकार के खिलाफ इतिहास में कभी नहीं हुए। और जितनी आत्महत्याएं हुई है मध्य प्रदेश के इतिहास में, इतनी आत्महत्या भी किसानों की कभी नहीं हुई है। लेकिन राहुल जी ने इस बात की समीक्षा की और हमने भी देखा एक किसान परिवार लालबर्रा से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरे गांव से ग्राम पंचायत खारी तक 3.36 किलोमीटर लंबाई की मंडी निधि से बनाई जा रही सड़क से ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ग्रामीणों की मिली शिकायत पर पद्मेश की टीम ने सड़क का जायजा लिया तो पाया कि सड़क में ठेकेदारों के द्वारा मिट्टी बिछा दी गई है, जिससे मिट्टी के ऊपर किसी प्रकार से बेलन नहीं चलाया गया है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में मिट्टी के ऊपर गिट्टी बिछाई गई है, जिसमें मेरे गांव की ओर से आधी दूरी तक गिट्टी बिछा दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर सड़क के किनारे की मिट्टी ही खोदकर डाल दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का निर्माण किस ठेकेदार के द्वारा एवं कितनी लागत से बन रही है उसके बारे में उससे कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सड़क गुणवत्तापूर्ण बनवाई जाए। काम चालू है सड़क का, अब पता चलेगा आगे कैसी बनती है। अभी तो ठीक लग रहा है काम। ये सब मिट्टी वगैरह कहाँ से लाके डालें ऐसा कुछ? ये मिट्टी तो यहाँ तक, ये नहर तक तो ये रोड की से दोनों तरफ, ये बीच के खोद के दोनों तरफ डालें। और नहर के उस तरफ तो वो बाहर से मिट्टी आ रही है। तो मुरुम वगैरह? अभी मुरुम नहीं डली। मुरुम नहीं डली? मुरुम डलेगी यहाँ? अब पता नहीं, मुरुम हो तो गिट्टी बिछना चालू हो गई उधर। गिट्टी डाल दी सीधे मिट्टी के ऊपर? बारीक वाली सिल्ली बिछ रही है ना। हाँ, तो अभी मतलब कैसी बन रही सड़क, देख के कैसा लग रहा है? सड़क तो ऐसा लग रहा है कि अब क्या बताऊँ। अब ये देखो ना, बहुत तक वो खुद है सरपंच यहीं से मिट्टी खोद के यहाँ डाल दी रोड में? हाँ, वो फेंका है, ये यहीं का है। ये पाइप जमाए है ना, ये और वो पाइप जमी है, वो वहीं की मिट्टी है। मतलब बाहर से मिट्टी डाली, आजू बाजू खोद के डाल दी? मतलब बाहर की मिट्टी नहीं आई, बाहर की मिट्टी उधर से आ रही है।
लालबर्रा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे से पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा केंद्र अध्यक्ष श्रीमती बी डहाटे ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चर्चा में उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र अध्यक्ष श्रीमती बी डहाटे ने बताया कि 1 मार्च से कक्षा 10वीं एवं 2 मार्च से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जिसके सुचारू रूप से संचालन करने हेतु पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें संकुल के प्राइमरी व मिडिल स्कूल के शिक्षक शामिल रहे। श्रीमती डहाटे ने बताया कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर तय समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। आज मीटिंग 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही उसमें जो है पर्यवेक्षक की ग्रुप लिए थे परीक्षा के जी। कब से स्टार्ट होना है? 1/3/2019 से। 12वीं की 10वीं का पेपर है और 12वीं 12वीं का 2 से। जी, क्या दिशा निर्देश दिए गए आपके द्वारा? दिशा निर्देश दिए गए कि छात्रों को जो है अनुशासन में रखना है और सुचारू रूप से जो है परीक्षा का संचालन। जी, कितने स्कूलों से आए टीचर? पूरे लालबर्रा संकुल के पूरे प्राइमरी और मिडिल के टीचरों को हमने इन्वाइट किया। एक और शासन प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के कसीदे गढ़े जा रहे हैं और इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए लाखों रुपए भी फूके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारी और वहां के जिम्मेदार लोग ही शासन प्रशासन के इस अभियान को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला आदिवासी कन्या शिक्षा परिषद से जुड़ा है, जहां अध्ययन करने वाली छात्राओं ने क्लासरूम में साफ सफाई न होने की शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्कूल की सफाई कर्मचारी श्रीमती संजू संयाम पर क्लासरूम की सफाई न करने सहित अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। सरोजनी कहाँ पढ़ते बेटा? हम कन्या शिक्षा परिषद बालाघाट में पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों आए थे कलेक्ट्रेट ऑफिस? हमारे सर जी है ना, उन्होंने हमारे स्कूल में झाड़ू नहीं, यानी किसी पियोन लोगों को बताया नहीं कि झाड़ू लगाने, तो कई दिनों से वहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है। फट्टी में कचरा है, जिससे फट्टी उठाने में गोम निकलती है और 2 बार सांप निकल गए हैं। तो अभी क्या मांग को लेके आए हो आप? हम कि हमारे स्कूल में झाड़ू लगा। कौन लगाएगा? वो भी संजू आंटी जी। संजू आंटी तो वो लगाते नहीं डेली? नहीं लगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औपचारिकता में सिमटा निरामयम जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर, जांच के लिए भटकते रहे मरीज। मंचीय कार्यक्रम के समाप्त होते ही चिकित्सक हुए गायब। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर पूर्ण की तैयारियां। 134 परीक्षा केंद्रों में संचालित होंगी परीक्षा। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और औद्योगिक नगरीकरण में हुआ संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण। जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन ने किया अनावरण। जनपद सदस्य वैभव बिसेन ने क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ की तल्ख टिप्पणियां। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।